पहला है गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसेस एन एथिकल इशू एट वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है और इससे सबसे ज्यादा केसेस आपकी पूछी जाती है। ठीक है बात क्लियर? एग्जाम्पल के लिए यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, एक फ्लाईओवर बन रहा है, उस फ्लाईओवर में कुछ डिफिशियंसीज है, आप उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने सीनियर्स को बताते हैं ये डिफिशियंसीज हैं, अगर इनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया अभी तो ये आगे चल के जान माल की हानि हो सकती है, ये पुल गिर सकता है, लोग मर सकते हैं। आपके सीनियर्स कहते हैं कि ये डिफिशियंसी इतनी कोई मेजर डिफिशियंसी नहीं है ना, और अगर हम इसको अभी सॉर्ट आउट करने जाएंगे तो टाइम ओवररन हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा और जनता की प्रेशर है कि जल्दी से ये ओवरब्रिज बन जाए। तो सीनियर ऑफिसर्स आपसे कहते हैं कि नहीं ये इतनी मेजर डिफिशियंसी नहीं है, तो जाने दो, तो निग्लेक्ट करो। तो आपके पास एथिकल डिलेमा में फंस गया कि नहीं? हुँ? आपको एक तरफ पता है कि यार ये है डिफिशियंसी मेजर और 10 साल बाद 15 साल बाद ये पुल गिर सकता है इसके। दूसरी तरफ आपका सीनियर ऑफिशियल आपसे ये कह रहा है कि ये मेजर डिफिशियंसी नहीं है, पब्लिक की डिमांड है कि जल्दी से पूरा हो। नेताजी का प्रेशर है, मंत्री जी का प्रेशर है कि जल्दी से पूरा हो। और अगर हम इसको सही करने में लग जाएँगे तो टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी। ये है ना एथिकल डिलेमा। एज़ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके पास क्या करेंगे आप? तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? एक मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, आप सभी लोग अपना जो पेपर लाए हो उसको ओपन करिए। देखिए, ये है T1 टाइप, गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसेस एन एथिकल इश्यू एट वर्क। 2013 में क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, ओपन करिए। आपने कल की क्लास करी ऑनलाइन? नहीं की तो फिर दिक्कत आएगी, आज कैसे समझ आएगा चीज़? जल्दी से एक बस देख लीजिए, मैं अभी अब आपको कंटेंट में एंट्री नहीं करा रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ कि है क्या इस पेपर में। 2013 क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए जल्दी से इसको। मैंने कहा था कि ये डिजिटल का काम नहीं है, तुम्हारे पास होना चाहिए सामने। परसों बताया था, याद करो तो मैसेज के। कल तो पूरा दिन था। हर काम डिजिटल मत करो। देखा क्वेश्चन? समझ आया कैसे क्वेश्चन आते हैं? हम्म, वही डिलेमा है ना जो मैंने अभी बता रहा था आपको। ऐसे ही आप 2013 या एक क्वेश्चन और देख लो, बस ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जहां पे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उसके पास एक एथिकल डिलेमा है एट वर्क। ऐसे 2017 का कुछ क्वेश्चन, 2018 का देख लो, डिजर्विंग पर्सन डज नॉट मीट वन कंडीशन। देखो 2018 का क्वेश्चन नंबर 7।
समझ आया? क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में एथिकल डिलेमा क्या है? डज नॉट मीट वन कंडीशन। तो आपके पास एथिकल डिलेमा है, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको, है ना? डिजर्विंग कैंडिडेट है बट क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा। तो पहला जो आपके अंदर दिमाग में जाता है, अगर आपने एथिक्स नहीं पढ़ा, जीएस पेपर 4 नहीं पढ़ा, आप बताइए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? तो नहीं हो रहा है। हम्म। 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 ठीक है। और ऊपर के अधिकारियों से थोड़ा अवॉइड करिए बात करना है। कुछ और होता है। अभी सोशल जस्टिस आपने पढ़ा और उसके पहले गवर्नेंस पढ़ा, पढ़ा कि नहीं? और उसमें बहुत सारा कुछ आपको पता चला, कैसे जो वल्नरेबल कम्युनिटीज होती हैं उनके लिए सरकारें अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करती हैं, अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म्स क्रिएट करती है ना? किसी को ऐसे नहीं छोड़ती सरकार। जो भी वल्नरेबल कम्युनिटी है उसके लिए कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन, लॉ, बॉडी, वेलफेयर स्कीम होगी जरूर। पढ़ा है आपने? तो आपको वो रास्ता अख्तियार करना है। सिविल सोसाइटी, उसको लीजिए, ठीक है, एनजीओ के थ्रू जाइए। खैर आप लोग ये पढ़ेंगे डिटेल में। कहने का मतलब ये है, आपको ये T1 टाइप का ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, इनकी सबकी एक ही जैसी अप्रोच रहती है, बस वही करना है। बहुत ही मैकेनिकल सा फॉर्मूला है। एक बार T1 देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एथिकल इश्यू है, बस वही अप्रोच लगा देनी, नाम बदल लेने, बस और कुछ नहीं होना है। मैकेनिकल सा मॉडल बन जाता है एक बार। कब? जब आपने डिसाइफर कर लिया कि किस पैटर्न में फिट हो रहा है। क्लियर बात? तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो था T1 टाइप, टाइप 1, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको कुछ एथिकल इश्यू है एट वर्क। दूसरा देखिए क्या है दूसरा टाइप, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल टैकलिंग ए सोशल प्रिजुडिस। गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो एक सोशल प्रिजुडिस फेस कर रहा है। एग्जाम्पल, एक गांव में मिड डे मील के लिए कुक है और वो कुक दलित है, ठीक है? तो वहां के जो बच्चे हैं, वहां उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दे। अब एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल आप यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसे में आपको एक सिचुएशन इस तरीके की भी दी जा सकती है केस स्टडीज में। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या पूछा गया है। 2015 में क्वेश्चन नंबर 10, 2015 में क्वेश्चन नंबर 40, बॉयकॉट ऑफ स्कूल आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ दलित को। जल्दी से देखिए। देखा क्वेश्चन? समझ आया कैसा क्वेश्चन होगा? एक सोसाइटल प्रीजुडिस है, इसको आप केवल लीगली काउंटर नहीं कर सकते, है ना? तो इसमें जो आपकी अप्रोच होगी एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी, है कि नहीं? तो इस तरीके के भी केस स्टडीज आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा और एक सोशल प्रीजुडिस की उसको डिलेमा दिया जाएगा कि आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। क्लियर हुई बात? नाउ टाइप 3, गवर्नमेंट ऑफिशियल
फेसेस करप्शन, इनएफिशिएंसी, इनडिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको कुछ करप्शन, इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस, है ना, ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है, तो क्या रास्ता वो अख्तियार करता है? ठीक है, रोल अभी क्या है गवर्नमेंट ऑफिशियल का। अब उसका जो जो एरिया है वो किसमें लिमिट कर दिया गया है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करप्शन हो रहा है, कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इनइफिशियंसी है ना, हो सकता है उसके सीनियर करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है उसके जो सबऑर्डिनेट हैं वो इनइफिशिएंट हो। तो अब इस सिचुएशन को वो कैसे टैकल करेगा? क्लियर बात? अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स। 2014 क्वेश्चन 10, जनरल करप्शन इन द गवर्नमेंट। 2014 क्वेश्चन 13, जनरल करप्शन, प्रेशर टू कीप क्वाइट। ये देखिए 2014 का क्वेश्चन नंबर 13, एक बार देखिए। पढ़ लिया? समझ आया क्या है क्वेश्चन? क्या डिलेमा है क्वेश्चन में? हम्म, हम्म, हम्म। समझ आई बात? आप एक सिविल सर्वेंट बने हैं, नए नए सिविल सर्वेंट बने हैं, जाएंगे सब यहाँ पलट देंगे, और जैसे एंट्री होती है आपको पता चलता है अच्छा सिस्टम तो इतना रॉट है, आप क्या करेंगे यहाँ? शांत रहेंगे। अगर आप सीनियर से पंगा लेते हैं तब भी आपके लिए सिचुएशन एडवर्स हो सकती है ना, या चुपचाप अपना काम करते जाइए, या कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, केस स्टडी जब आपको दी जाती हैं तो कोई अल्टरनेटिव्स बनाने होते हैं, मोस्टली मोस्टली आपको अल्टरनेटिव बनाना, 4 या 5 अल्टरनेटिव। पहला अल्टरनेटिव है कि मैं शांत रहूंगा, दूसरा है कि मैं किसी तरीके से जो है उस पर कोई सोचूंगा कि विदाउट सीनियर से हम एडवर्स रिलेशन स्टेब्लिश किए हुए क्या मैं सिस्टम में कुछ इफिशियंसी क्रिएट कर सकता हूँ, और उसके मेरिट और डीमेरिट, मेरिट और डीमेरिट, ऐसे करके 4 अल्टरनेटिव, 4 से 5 अल्टरनेटिव आप बनाएंगे, हर एक का मेरिट और डीमेरिट दिखाएंगे कि भाई अगर मैं ये अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करता हूं तो इसके ये मेरिट होंगे और ये डीमेरिट होंगे। फिर लास्ट में जब 4 या 5 अल्टरनेटिव आप दिखा लेंगे, तब आप एक प्रपोज करेंगे कि मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा, मैं अल्टरनेटिव 3, 4, 5 इसको सिलेक्ट करूंगा, 1, 2 नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि 250 मार्क्स का है, ऐसे नहीं कर सकते मैं ये करूंगा और एक लाइन में खत्म कर दिया, ऐसे नहीं होता है ना। तो आपको अल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे 4 या 5, हर एक अल्टरनेटिव का मेरिट डीमेरिट दिखाना पड़ेगा, और फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक कोर्स ऑफ एक्शन कि मैं अल्टरनेटिव 4, 5 को पहले 4 देन 5 ऐसे जाऊंगा, या 3, 4, 5 जाऊंगा। ठीक है, 1 और 2 को सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी डीमेरिट्स ज्यादा है। क्लियर बात? तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इनइफिशियंसी है, कुछ करप्शन है, आप इसको कैसे टैकल करते हैं। क्लियर हुआ बात? तो 3 टाइप हो गए, समझ आया? टाइप 1 क्या था? गवर्नमेंट ऑफिशियल एथिकल इश्यू एट वर्क। 2, सोशल प्रिजुडिस गवर्नमेंट ऑफिशियल। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बात? अभी देखोगे केस स्टडी, पढ़ोगे प्रॉपर। फोर्थ, कंपनी एग्जीक्यूटिव फेसेस एन एथिकल इश्यू एट वर्क।
अब केस स्टडीज समर्थ सबसे बाद में क्यों रखा गया है? पहले जो पढ़ा है ना, उसी को जाके लिखना है वहां पे सब, इसीलिए केस स्टडी को बाद में रखा। तुमने जो पूछा कि क्या करेंगे, तो वो सारा कुछ पढ़ोगे वो गवर्नेंस में, उसके पहले जो एथिक्स का प्रॉपर कोर थियोरेटिकल पार्ट है उसी में तुमको आंसर मिलेगा इसका। देन अगला है कंपनी एग्जीक्यूटिव फेसेस एन एथिकल इश्यू एट वर्क। एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और एक एथिकल इश्यू है उसका। एग्जाम्पल, आपने एक नया नया स्टार्टअप किया, ठीक है, और आपका एक स्टार परफॉर्मर है, समझिए उसी के दम पे आपका ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है, ठीक है, और अभी 2 या 3 साल हुए हैं जुम्मा जुम्मा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो अभी बहुत स्टेब्लिश नहीं हुई, सब कुछ उसी के दम पे है, चल रहा है। और अचानक से एक दिन एक लेडीज दौड़ते हुए आपके पास आती है और कहती है कि ये जो आपका स्टार परफॉर्मर है, ये पिछले 1.5-2 साल से मेरा सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? कंपनी सीईओ या जो भी आपको पोजीशन, क्या करेंगे आप? अगर आप स्टार परफॉर्मर को निकाल देते हैं तो आपकी कंपनी, है ना, और अगर नहीं निकालते हैं तो समस्या। तो यहीं पे आपको 4-5 अल्टरनेटिव बनाने हैं, फिर एक कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ठीक है। बाइनरी गधों के लिए होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जीवन में बाइनरी गधों के लिए होता है, 0 और 1, या तो ये या तो ये, या तो मेरी या एसिड, ये गधों के लिए होता है। जो भी इवॉल्व इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं उनके पास रास्ते होते हैं। और आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपका एक सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रॉपर करेंगे। हमेशा रास्ता होता है, थोड़ा सा दिमाग चलाना, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखिए, इस वाले टाइप 4 के। टाइप 4 ये देखिए 2013 क्वेश्चन नंबर 14, एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट सबऑर्डिनेट, डिमांड फॉर ब्राइब फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऐसे ही। देखिए इसी को देख लीजिए, 2013 का क्वेश्चन नंबर 14। कंपनी एग्जीक्यूटिव हैं आप और एक एथिकल इशू है। पढ़ा, समझ आया कैसे क्वेश्चन होंगे? और आपका रोल क्या है? कंपनी एग्जीक्यूटिव। वहां पे आप क्या सोल्यूशन देते हैं, है ना? ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है टाइप 4। क्लियर हुआ अभी तक? टाइप 1, 2, 3, 4 मैं कल पूछूंगा, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइप 5 देखिए, जहां पे एज एन इंडिविजुअल, अभी तक आपका रोल क्या था? कभी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, कभी आप एक कंपनी एग्जीक्यूटिव थे। अब एज ए रोल आपका यहां पे आपकी भूमिका की है एक व्यक्ति, इंडिविजुअल। तो अब आपसे ऐसे भी केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं जहां पे एज एन इंडिविजुअल आप एक एथिकल डिलेमा में डाले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है? इंडिविजुअल फेसेस एन एथिकल इश्यू इन द पर्सनल लाइफ और एट वर्क प्लेस। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे आपने सिविल सर्विस, आप बहुत गरीब फैमिली से हैं और आपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, आपका इंटरव्यू का कॉल आ गया, ठीक है, और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं अपने घर से जहां पे आपका इंटरव्यू का सेंटर है। और आप जा ही रहे थे ऑटो से कि आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हो रहा है, हो चुका है वहां पे, और 2 लोग वहीं पे पड़े हुए हैं, उनका ब्लड निकल रहा है,
और अगर उनको इमीडिएट कोई मेडिकल केयर नहीं मिली तो उनकी डेथ हो जाएगी। कोई आसपास का उनको बचाने आ नहीं रहा, वो ऐसे ही पड़े हुए। एक तरफ आपका इंटरव्यू लगा हुआ है, उसकी टाइमिंग फिक्स है, 10 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी का इंटरव्यू है ना? और दूसरी तरफ 2 व्यक्तियों की जान। एज़ एन इंडिविजुअल हैं आप, कोई पावर तो है नहीं इंडिविजुअल के पास। तो अब आप क्या करें? है ना? ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे टाइप 5 में। देखिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स इसके। ये देखिए, यही है क्वेश्चन 2017 का जो हमने डिस्कस। विटनेस टू द एक्सीडेंट ऑन वे टू इंटरव्यू। देखिए इसी क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन नंबर 10। देखा क्वेश्चन? ये है एथिकल डिलेमा की सिचुएशन, एज एन इंडिविजुअल आप क्या करें? और मैंने बोला 0 और 1 लाइफ में नहीं होता। पे जरा जोर डालिए और कुछ निकलेगा। ठीक है? लाइफ में 0 और 1 किसके लिए होता है? गधों के लिए। सब जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं वो क्या हैं? टाइप 6 जनरल पॉलिसी इश्यूज इन द गवर्नमेंट। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। टाइप 1 में बहुत क्वेश्चन आते हैं और टाइप 6 में क्वेश्चन। अब इसमें देखो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि एक फैक्ट्री लगाई गई तमिलनाडु में कहीं पे, फायर क्रैकर्स फैक्ट्री। उस क्रैकर्स फैक्ट्री में वहां के कुछ बच्चों को एम्प्लॉय किया गया, चिल्ड्रंस को, जो कि बिलो 18 एज है। ठीक है? उस क्रैकर्स फैक्ट्री की वजह से उस पूरी एरिया में उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत बूस्ट हुई, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। लेकिन वो चाइल्ड लेबर करवा रहा है, बाल श्रम करवा रहा है। तो ये गवर्नेंस का इश्यू हुआ। ठीक है? आप कैसे इसको टैकल? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनते हैं जो कि पॉलिसी से रिलेटेड इश्यू, नीतिगत है। ठीक है? अभिशासन के नीतिगत इश्यूज को लेकर आपसे क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम लास्ट टाइप 6 बोलते हैं। देखिए इसमें कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं। ये है टाइप 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। पहला ही बोला था 2013 का क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ लिया क्वेश्चन? पढ़ लिया क्वेश्चन? क्लियर हुआ? हाँ? क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? क्या डिलेमा की सिचुएशन है आपके सामने? ठीक है? क्लियर? अभी तक हमने केवल क्या डिस्कस किया है? ये दूसरा लेक्चर है। क्या डिस्कस किया केवल और केवल?
सिलेबस और पेपर का नेचर। प्रॉब्लम ये होती है इस पेपर के साथ कि लोग पढ़ते जाते हैं, ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये वीडियो, पेपर का नेचर नहीं समझते। नेचर का मतलब उसकी डिमांड नहीं समझते। अभी तक आपने 2 लेक्चर्स में आई थिंक इस पेपर की डिमांड का आइडिया आपको लग गया होगा। क्या थॉट प्रोसेस है और हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। याद करिए, जब आप सभी लोगों का एडमिशन हुआ होगा इस इंस्टीट्यूट में, तो आपसे एक चीज बताई गई होगी कि जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखना और सिलेबस जरूर देखना। क्यों बताया जाता है, उसका कारण क्या होता है? डिमांड। वरना आपको सिविल सर्विसेज का क्या बोला जाता है कि एवरीथिंग अंडर स्काई इज अंडर सिविल सर्विसेज सिलेबस। यही बोला जाता है ना, सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इसी 6 तरीके की केस स्टडीज पढ़ना है बस। आपको ऑक्सफोर्ड के वीडियो नहीं देखने हैं एथिकल डिलेमा के, देखते रहिए, जीवन भर देखते रहेंगे। ऑक्सफोर्ड वीडियोस पढ़े हैं, जाके देखिए डिलेमा के। नहीं देखना है आपको। आपसे जो क्वेश्चन बन रहा है वो केवल 6 एरिया का बन रहा है। एक बार सिविल सर्वेंट बन जाइए, फिर रिसर्च करिए, लीव ले लीजिए, रिसर्च करिए, लेकिन पहले बन तो जाओ ना। और अगर ज्ञानी बनने के चक्कर में आए तो सिविल सर्वेंट नहीं बन पाओगे। और ज्ञानी बनने की प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा रहती है? जब आपको अपना दायरा नहीं पता। 2 लेक्चर्स में केवल और केवल मैंने आपके दिमाग में एक स्केच खींचा है, ये दायरा है आपका, इसी में आपको पढ़ना है। ठीक है बात? आई थिंक आप लोगों को इस जीएस पेपर 4 की डिमांड समझ आई होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नेचर समझ में आया होगा। आपको अपना पर्सपेक्टिव कैसा रखना है ये समझ में आया। ठीक है, अब चलिए हम लोग कंटेंट पे इंटर करते हैं। यूनिट 1 क्या थी? थ्योरी पार्ट की, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। पेपर 4 यूनिट 1, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र और मानवीय अंतःक्रिया। तो याद करिए, चैप्टर नंबर 1 क्या था? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मॉरल्स। नीति शास्त्र, नैतिकता और मूल्य की मूलभूत अवधारणा। ठीक है, लिखते जाइए साथ में, मैं बाद में बोलूंगा नहीं, इमदा। सबसे पहले बात करें वैल्यूज की, मूल्य की। क्या होता है, कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया दिया था। मूल्य क्या होता है, वैल्यूज क्या होती है? हाँ, टू एनीथिंग, जिस किसी को भी आप इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं वो आपके लिए वैल्यू बन जाता है, मूल्य बन जाता है ना। बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, वो याद नहीं रहेंगी आपको और उसका आप यूज नहीं कर पाए। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझिए, मूल्य या वैल्यू वो कुछ है जिसको एज एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसको इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं, उसको महत्व देते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, किसी ने ब्लू टी शर्ट पहनी है और रोज रोज ब्लू टी शर्ट पहन के आ रहा है, तो इसका मतलब वो ब्लू कलर को इंपॉर्टेंस अटैच करता है। तो ब्लू कलर उसके लिए क्या है? वैल्यू है। समझ गया आप बात? देखिए यही होगा, वैल्यूज आर द थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट
बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सामान्य शब्दों में किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए जिसका जितना महत्व है उसका उतना मूल्य है। तो वैल्यू क्या है? जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं वो आपके लिए आपकी वैल्यू बन जाती है। क्लियर बात? इसका मतलब यह है जब आपने किसी एक को इंपॉर्टेंस दिया तो वो आपकी प्रेफरेंस है कि नहीं, वो आपकी चॉइस है कि नहीं? हाँ, है प्रेफरेंस चॉइस की नहीं? हाँ, तो इसका मतलब वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर नथिंग बट प्रेफरेंसेस आर चॉइसेस। आपकी प्रेफरेंस है, आपकी चॉइस। क्लियर? समझ आई बात? एग्जाम्पल के लिए हम एक पॉलिटिकल वैल्यू की बात कर लें। लोकतंत्र और राजशाही, ये दो अलग अलग वैल्यू हैं। भारत ने 1950 के बाद एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है इंडिया, और क्या है ना? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसको हम एक एंटिटी इंडिया नाम देते हैं, इसने किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया? लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को। तो भारत के लिए वैल्यू क्या हो गई? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसका मतलब लोकतंत्र उसकी क्या है? चॉइस है, उसकी प्रेफरेंस है। उसने मोनार्की को प्रेफर नहीं किया, उसने किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया? डेमोक्रेसी को। तो वैल्यू क्या है? जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस या चॉइस होती है। क्लियर हुई बात? जब हम कहते हैं ये आप किसी चीज को वैल्यू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो दूसरी चीज से क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट। यही तो मैंने अभी आपको बताया। डेमोक्रेसी, मोनार्की, आपने किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी? डेमोक्रेसी को। तो जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी हमारे लिए वैल्यू है तो इसका मतलब हमारे लिए ये चीज क्या है? मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हुई बात? हाँ, ये है हिंदी में, इंग्लिश में लिख लीजिए आप। अब यहां पे जिसको ना समझ में आया लिखने के बाद पूछे, डिस्कस करें। का जो मीडियम है उसी में लिखना, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं। या किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहता है यहां तक वैल्यूज के रेफरेंस में, मूल्य के रेफरेंस में? हम्म, कोई चर्निंग दिमाग में, कुछ उथल पुथल नहीं है? है कुछ डिस्कशन करना है किसी को? नहीं करना? आगे। अब हम बात करेंगे वैल्यूज की। एक डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज के कुछ एग्जांपल्स, कुछ उसके उदाहरण। लिखने पे ना आ जाओ, मैं टाइम दूंगा लिखने, समझो। तो वैल्यूज आप इंपॉर्टेंस बहुत चीजों को देते हैं लाइफ में, है ना? कुछ आर्थिक महत्व की चीजें होती हैं आपकी, कुछ इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं आपकी, है ना? ये रहे। देन कुछ सोशल वैल्यूज होती हैं, कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज होती हैं। क्लियर बात है कि नहीं? हम्म? अब इकोनॉमिक वैल्यूज की बात करें तो दो वैल्यूज हैं और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक है इकोनॉमिक वैल्यू किस चीज की? फ्री ट्रेड की। और दूसरी तरफ प्रोटेक्शनिज्म की, मुक्त व्यापार। और दूसरी तरफ संरक्षणवाद। दो वैल्यू हैं, दोनों इकोनॉमिक वैल्यू हैं, है कि नहीं? अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब थी तो इन दोनों चीजों पे बहुत चर्चा हो रही थी, इन दो वैल्यूज पे। एक तरफ तो फ्री ट्रेड की वैल्यू थी जो ग्लोबलाइजेशन के बाद आई। फ्री ट्रेड समझते हो कि नहीं? नहीं समझते?
एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, मुक्त व्यापार हो, उसके बीच बाधाएं ना हो। बाधाएं किस प्रकार की होती हैं? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। हार्ले डेविडसन अमेरिका इंडिया में बेच रहा है, इंडिया ने उस पर 100% की ड्यूटी लगा दी। 15 लाख की थी, 30 लाख की हो गई, अब कोई खरीदेगा नहीं इसको। ये बाधा है, ये प्रोटेक्शनिज्म। आपने अपने बाजार को, अपनी कंपनियों को बचा लिया, किससे? दूसरी कंपनी से। तो एक ये इकोनॉमिक वैल्यू है। और दूसरी तरफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, इसमें आप कस्टम ड्यूटी को शून्य करते हैं, सीमा शुल्क को जीरो की तरफ ले जाते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज है कि नहीं? हाँ, नहीं है क्या? वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू क्या है? हाँ, जो आपकी प्रेफरेंस है, जिसको आप प्रेफरेंस देते हैं, जिसको आप इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं। तो दो राष्ट्रपतियों का मैं नाम लूंगा और बताइए इन दोनों को। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या थी और जो बाइडेन के लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप लोग, बताइए इन दोनों में से। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते थे? हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत का व्यक्ति इंडिया में काम नहीं कर सकता। बोलता था ना कि भारत के लोग हमारी नौकरी खाए जा रहे हैं, भारत के लोग अपना सस्ता माल हमारे यहाँ बेचते हैं। तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या थी? यार, क्या थी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू? प्रोटेक्शनिज्म, बोलो। दूसरी तरफ इनकी अभी जो बाइडेन है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। तभी तो H1B वीजा को इसने लिबरलाइज कर दिया, नहीं किया? किया ना। इंडिया में 1990 के पहले क्या इकोनॉमिक वैल्यू थी और 1990 एलपीजी रिफॉर्म के बाद क्या वैल्यू हुई? 1990 के पहले क्या इकोनॉमिक वैल्यू थी? प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, कस्टम ड्यूटी लगाते थे, है ना? अपनी मार्केट को ओपन नहीं किया था हम। और एलपीजी रिफॉर्म के बाद, एलपीजी रिफॉर्म जानते हो कि नहीं? वैश्वीकरण, हमने अपनी इकोनॉमी को लिंक कर दिया विश्व की इकोनॉमी से, सीमा शुल्क जीरो की तरफ ले जाने की बात करी। तो 1990 91 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमारी इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गई? फ्री ट्रेड। उसके पहले क्या था? प्रोटेक्शनिज्म। क्लियर बात? इसका मतलब यह है, इससे एक चीज निकल के सामने आती है, वैल्यूज स्टैटिक नहीं रहती। एक जैसी रही क्या हमारी वैल्यू? विद टाइम चेंज हो गई ना। 1990 के पहले प्रोटेक्शनिज्म था, 1990 के बाद क्या हो गया? फ्री ट्रेड। ठीक है, तो टाइम के साथ वैल्यू एक जैसी नहीं रहती और स्पेस के साथ भी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। कैसे? हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है फ्री ट्रेड की, हो सकता है चाइना की इकोनॉमिक वैल्यू क्या कैसी हो? प्रोटेक्शनिज्म की। तो स्थान और समय दोनों के साथ मूल्य बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग बदल जाते हैं। क्लियर बात? लोगों का महत्व बदल जाता है, वो किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच करेंगे, ये बदल जाता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? किसको नहीं समझ में आई वो बोले, वरना फिर आगे बड़ी दिक्कत होगी उसके लिए। अभी तक ना समझ में आया हो, बताओ कि भाई ये चीज समझ नहीं आई किसी को, एनीवन। राजेंद्र, तुम्हारा लिखने पे क्यों ध्यान रहता है इतना? मैं दूंगा समय, मैं समय दूंगा, पहले समझो चीजों को। ये समझ आया कि नहीं तुमको? हाँ, तो पहला क्या हुआ? फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म। किसी की वैल्यू फ्री ट्रेड हो सकती है, किसी की वैल्यू प्रोटेक्शनिज्म की। अब आपसे वहां पे क्वेश्चन क्या बनाएगा? क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से बनेगा, उसका कंटेंट इकोनॉमी का होगा और आंसर आपसे डिमांड करेगा कैसा? वो जीएस पेपर 4 के अकॉर्डिंग। इसको जीएस पेपर 4 क्यों रखा गया, कभी सोचा आपने? 1 2 3 4, 4 क्यों रखा गया? वाई 4? अरे कुछ तो उसके दिमाग में होगा ना, वरना इसको पहला रख देता। समझ आया बात? ये इकोनॉमिक्स है, ने इसको 4 की वैल्यू के साथ अटैच कर दिया। क्लियर हुई बात? जो कुछ पढ़ेंगे आप, उसको एथिकल पर्सपेक्टिव में अप्लाई करना।
बस 1 2 3 में जो आप पढ़ के आए, ठीक है। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने 1 2 3 नहीं पढ़ा है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि अभी तक ऐसा लगा होगा आपको कहीं। हाँ, फिर आगे देखो, इकोनॉमिक वैल्यू, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। समाजवाद या सोशलिज्म, समाजवाद और दूसरी तरफ क्या है, पूंजीवाद, है ना। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ये दोनों क्या है, इकोनॉमिक वैल्यूज है कि नहीं। सोशलिज्म कैपिटलिज्म के बारे में अगर बेसिक आइडिया है सभी को, किसी को नहीं है ऐसा है? आप नहीं हो तो बोलो, क्योंकि नहीं पढ़ा हो सकता नहीं हो, नहीं है। देखो, कैपिटलिज्म जो है वो, वहां पे जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो मार्केट ड्रिवन होती है। बाजार तय करता है कि क्या चीज प्रोड्यूस होगी, किस चीज का रेट कितना होगा, और लोगों के पास या पूंजीपतियों के पास रिसोर्सेस की ऑनरशिप होती है। जो संसाधन होते हैं, संसाधन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, क्लियर। इसकी ऑनरशिप किसके पास होती है, आप लोगों के पास, इंडिविजुअल्स जो बिजनेसमैन बन जाते हैं बाद में। यह है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और कम्युनिज्म क्या है, जहां पे हर रिसोर्सेस की ऑनरशिप किसके पास है, सरकार के पास। तो एग्जाम्पल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, हाँ, कम्युनिज्म का, सोशलिज्म। अभी बहुत क्रूड टर्म्स में समझो, ऐसा है नहीं जैसा मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बट ये सरकारी कंट्रोल है ना, यहाँ पे रिसोर्सेस की ऑनरशिप किसके पास है, सरकार के पास। तो ये हुआ एक तरीके से कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट मॉडल। और जब मैं HDFC ICICI की बात करता हूं तो, ठीक है बात, जो रशिया है, जिसको पहले USSR बोलते थे, है ना, USSR की इकोनॉमिक वैल्यू क्या थी, कम्युनिज्म। वहां पे सब कुछ सरकार कंट्रोल करता था। तो वहां पे कोई बिल गेट्स नहीं होता, वहां पे कोई मुकेश अंबानी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल की रिसोर्सेज की ऑनरशिप हो ही नहीं सकती, सब कुछ सरकारी कंट्रोल में। क्लियर बात। तो USSR की वैल्यू क्या थी, कम्युनिज्म की। वहीं पे उसका जो कोल्ड वॉर के दौरान सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, कौन था, यूएसए की इकोनॉमिक वैल्यू क्या थी, कैपिटलिज्म। मार्केट कंट्रोल करे, जिसके पास क्षमता हो रिसोर्सेस ओन करे और अपना एम्पायर बनाए। तो बिल गेट्स बनेंगे और इलॉन मस्क बनेंगे, है ना, क्लियर बात। तो ये दो टाइप की कंफ्लिक्टिंग इकोनॉमिक वैल्यूज है। बात आ रहा समझ कि नहीं। आपने एक चीज गौर किया होगा, मैंने ऐसा क्यों किया है यहाँ पे स्लाइड में कि आपको कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज पढ़ा रहा हूं मैं एक साथ, कारण होगा। आप इससे ये डिराइव करिए कि वैल्यूज का कंफ्लिक्ट होता है, और जब वैल्यूज का कंफ्लिक्ट होगा तो आगे क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं जब दो वैल्यूज का कंफ्लिक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। किसी चीज का कंफ्लिक्ट होता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अभी तुम दो लोग उठो और एक दूसरे से लड़ जाओ, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कोई टूटेगा फूटेगा, है ना। तो बस वही पढ़ाना है आपको अल्टीमेटली, कि आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू कंफ्लिक्ट होता है, ये कॉन्सिक्वेंस। अभी तालिबान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अफगानिस्तान में अभी, क्या हो रहा है, वैल्यू कंफ्लिक्ट है कि नहीं। एक तरफ लिबरल वैल्यू है और दूसरी तरफ फंडामेंटल ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज है, बस वैल्यू कंफ्लिक्ट है और कुछ नहीं है। क्लियर हुई बात है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, अब इसी वैल्यू कंफ्लिक्ट को आपको अलग 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 थिएटर से लिंक करके क्वेश्चन बना देगा, सीधी सी बात। बस यही वैल्यू कंफ्लिक्ट यूज कर लेगा और जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करके एक क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 4 में बना बताएगा। बताओ कैसे सॉल्व आउट, कैसे सॉर्ट आउट करें। क्लियर हुई बात है। तो ये समझ में आया आपको कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दो कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज हैं। वैल्यूज क्या होती है, जिसको आप इंपॉर्टेंस अटैच कर। देन वेलफेयर और प्रॉफिट, ये वैल्यूज बहुत चर्चा में है और शायद इससे क्वेश्चन भी बने आपसे। वेलफेयर और प्रॉफिट,
इकोनॉमिक वैल्यूज हैं, आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो आप लोगों का वेलफेयर चाहते हैं या दूसरा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, दोनों इकोनॉमिक वैल्यूज है। ठीक है, क्लियर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या बनाती है, कौन सी वैक्सीन, कोविशील्ड, कोविशील्ड वैक्सीन। कुछ लोगों ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट या 50 रुपए या 10 रुपए में वैक्सीन लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी का दौर है और यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। वैल्यू कन्फ्लिक्ट तो था भाई, वो प्राइवेट कंपनी है, उसके पास दो ऑप्शन थे। प्राइवेट कंपनी है, इंपॉर्टेंस किस चीज को अटैच करे, वो प्रॉफिट को। अगर वो प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस अटैच करती तो वे वैक्सीन कितने की बिक रही होती मार्केट में, महंगी बिक रही होती, बहुत महंगी बिक, है ना। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच किया, वेलफेयर, कुछ हद तक, कुछ हद तक, है कि नहीं। हाँ, तो ये एक वैल्यू कन्फ्लिक्ट है। अब इस पे आपको क्वेश्चन बना सकता है। पता है आपको, जिसने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी उसने उसका पेटेंट नहीं कराया था, करा लेता पेटेंट तो अरबों खरबों रुपए मिलते उसको। जिस वैज्ञानिक ने पोलियो की वैक्सीन, अरबों खरबों रुपए, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर, नहीं कराया। क्यों? क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या थी, वेलफेयर। उसने कहा ये मानवता के लिए, जाओ बचो पोलियो से मेरे पेटेंट से। यही वैल्यू, यही इकोनॉमिक वैल्यू कोरोना पेंडेमिक में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। वेलफेयर बनाम लाभ, कल्याण बनाम लाभ, वेलफेयर वर्सेस प्रॉफिट। बोला गया कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, जिन्होंने ये वैक्सीन्स बना ली हैं, ये इस वैक्सीन को बना के, इसको पेटेंट करा के, इससे बेनिफिट लेना चाहती हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी, डेवलपिंग कंट्रीज की, अफ्रीकन कंट्रीज से। आपको लगता है कि इंडिया अगर कोवैक्सीन नहीं बना पाती, भारत बायोटेक इंडिया की कंपनी जो थी जिसने स्वदेशी वैक्सीन बनाई कोवैक्सीन, तो आपको ये वैक्सीन लग रही होती अभी तक। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का पेटेंट है, उसने इनके साथ शेयर किया उस फार्मूला को। क्यों किया? क्योंकि पता था उसको कोई फायदा नहीं, ये भी अभी 1 महीने बाद बना लेंगे कोविड, अदरवाइज देता नहीं, आप गिड़गिड़ाते। और फिर बोलता एक वैक्सीन का दाम 1 लाख रुपए, लेना हो तो लो, ना लेना हो। ऐसी चलती है डिप्लोमेसी। या बोलते जैसे फाइजर ने क्या बोला, फाइजर कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाई है अमेरिका की, उसने साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज को वैक्सीन दिया, बोला अपने मिलिट्री बेसिस दो तब वैक्सीन दे। ऐसे ब्लैकमेल हो, क्योंकि उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट, वेलफेयर नहीं। समझ रहे हैं आप बात। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, याद करिए, अप्लाइड एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स था ना लास्ट वाला कल यूनिट, उसमें मैंने अप्लाइड एथिक्स पढ़ा है, तो वहां पर आप पढ़ेंगे एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, और वहां पे वैल्यू कन्फ्लिक्ट हो रही है, वेलफेयर बनाम प्रॉफिट, और ये तो बहुत ही चर्चा में है, ये वैल्यू कन्फ्लिक्ट, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, है ना। कैसे चर्चा में है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई तब से क्या बोला जा रहा है इनको, इन्होंने हर चीज को बेच दिया, है ना, प्राइवेटाइज कर दिया। तो एक तरफ प्राइवेटाइजेशन की वैल्यू है, दूसरी तरफ पब्लिक, तो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक की वैल्यू का कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर बात। याद करिए क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यू, मूल्य। मूल्य क्या होता है, जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस या चॉइस होती है, जिसको आप दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो आपकी वैल्यू है। वो अलग अलग एरिया में हो सकती है, इकोनॉमिक वैल्यूज को हो सकती हैं आपकी। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यूज इस तरीके से हो सकती है। क्लियर हुआ यहां तक, लिखा है तो लिख लो।
सारा कुछ ही नोट डाउन कर डालो एक बार में, तो फिर मैं समझा दूंगा। सब कुछ लिंक्ड है। होता है, तभी तो चेंज होता है, तभी तो आप कोई नया प्रोडक्ट जाके खरीदते हैं मार्केट से। बिल्कुल लिंक है। अभी जब एटीट्यूड पढ़ोगे, देखोगे एटीट्यूड बनता कैसे है। भाई जब तक किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो कैसे एटीट्यूड बनना कैसे शुरू होगा। इंपॉर्टेंस ही तो देते हो जब बार बार उसको ऐसे करके देखते हो टीवी में, अच्छा ये ऐड आ रहा है इस चीज का, यू आर अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू इट, है ना। लेकिन ये इंड्यूरिंग होना चाहिए, तब एटीट्यूड बन जाएगा आपका, है ना। और केवल इंपॉर्टेंस नहीं देना है एटीट्यूड बनाने के लिए, के बारे में सोच रहे हैं, कुछ फीलिंग होना चाहिए, और कुछ जब एक्ट करते हैं तब मिला के ये आपका एटीट्यूड बना। एग्जाम्पल, आपकी वैल्यू हो सकती है क्या, प्रॉफिट मेकिंग की, आप इसको इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है आपका। एटीट्यूड कब बनेगा, जब आपने सोचा कि मुझे प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट बनानी अच्छी चीज है, और एक कंपनी डाल दी जो प्रॉफिट बनाने में काम कर, देन ये आपका एटीट्यूड। समझ रहे हैं आप। एग्जाम बताओ कैसे। हम्म हम्म इंडिया में दोनों वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज हैं, इंडिया में दोनों वैल्यूज हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी है ना इंडिया की। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे पास गवर्नमेंट कंट्रोल भी कम है, और निजी कंपनियां भी हैं। तभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, एसबीआई भी है और एचडीएफसी भी है। तो इसका मतलब हमारी दोनों वैल्यूज हैं, जहां पे हम सरकारी नियंत्रण भी चाहते हैं, और के साथ साथ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल हो सकती है। अरे आप ऐसे सोचो ना, आप दो लोग हो, आपकी दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी कि नहीं। ऑब्वियसली हो सकता है कुछ वैल्यूज एक जैसी हो, कुछ वैल्यूज डिफरेंट भी होंगी, है ना। तो इसी को कंट्री पे अप्लाई करो। कंट्री भी क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही तो है ना। तो उसमें भी लोगों की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है। सरकार में पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आती हैं, तो कांग्रेस की एक वैल्यू होती है, भाजपा की अलग होती है, कुछ सिमिलर वैल्यूज होती है, कुछ डिफरेंट वैल्यूज होती है ना। जैसे दोनों की एक वैल्यू है कि नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा अक्षुण्ण रहनी चाहिए, है ना। अवर नेशन मस्ट बी सिक्योर, तो ये दोनों की एक जैसी वैल्यू है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे, तो भाजपा की वैल्यू हो सकता है ये हो कि वो राइट विंग को ज्यादा प्रेफर करती हो, और कांग्रेस की वैल्यू हो कि वो लेफ्ट विंग को ज्यादा प्रेफर करती है। समझ रहे हैं आप बात। तो डिफरेंट वैल्यूज होती ही है, कुछ सिमिलरिटी भी होती है ना। खैर, अब हम नेक्स्ट आते हैं सोशल वैल्यूज पे, सामाजिक मूल्य। तो इसके बारे में तो बहुत कुछ आप पढ़ के ही आए हैं, सोसाइटी पढ़ा, फिर सोशल जस्टिस पढ़ा। मुझे लगता है बहुत कुछ बताने की मेरी जरूरत है नहीं, इसमें लिखा है। देखिए, पैट्रियार्की एंड जेंडर इक्वालिटी, ये दोनों वैल्यूज हैं, है ना। दोनों सोशल वैल्यूज हैं। जब मैं बोलता हूं पैट्रियार्की, पितृसत्ता की एग्जाम्पल के लिए,
आपकी एक किसी की वैल्यू पैट्रियार्की, मान लीजिए इनकी वैल्यू पैट्रियार्की की, पितृसत्ता की, तो ये किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच करेंगे? हाँ, मेल डोमिनेंस को ये इंपॉर्टेंस अटैच करेंगे। ये किस चीज को प्रेफर करेंगे? ये प्रेफर करेंगे कि सोसाइटी में मेल्स का डोमिनेंस रहे। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू किस चीज की है? पैट्रियार्की। क्लियर? वहीं पे हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसकी वैल्यू जेंडर इक्वालिटी की हो, लैंगिक समानता की हो, है ना? वो बोलता है कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो जेंडर इक्वालिटी की बात करें, उसकी वैल्यू जेंडर इक्वालिटी की। समझ रहे हैं आप बात? हम्म? तो भारत की जो समाज है, की जो सोसाइटी है, उसकी वैल्यू क्या है? लार्जली पैट्रिया। लेकिन क्या जेंडर इक्वालिटी की वैल्यू एब्सेंट है? बट 70% रूरल पॉपुलेशन है, तो उसमें ज्यादातर पैट्रियार्की की वैल्यू ना, हमको इस वैल्यू को उस तरफ ले जाना है ना? वहीं आप दूसरी देखिए, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटिज्म, व्यक्तिवाद बनाम सामुदायिकता, दोनों वैल्यूज हैं। इंडिविजुअलिज्म की वैल्यू आप कहां पे ज्यादा पाते हैं? हम्म हम्म फॉरेन कंट्रीज सब नहीं, बांग्लादेश और अफ्रीका नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज बोला करो, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश। वेस्टर्न कंट्रीज में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? आप सबने पढ़ा है सोसाइटी में, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है कि नहीं? तो वहां की वैल्यू इंडिविजुअलिज्म की वैल्यू। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे समाज की बात करेंगे तो वहां पे सामुदायिकता की वैल्यू है। आप अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने माता पिता के लिए जीते हैं, है कि नहीं? तभी हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली होती थी। लेकिन अभी जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे किस चीज की वैल्यू इंडिया की भी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रही है? इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। समझ आई बात? क्लियर? क्लियर हुआ? मान लीजिए आपसे वो पूछ ले, इन द वैल्यू कंफ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कम्युनिटिज्म, व्हाट आर द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस? ये जो व्यक्तिवाद और सामुदायिकता का मूल्य संघर्ष है, इसके परिणाम आप किस तरीके से सामने आते हुए आपको दिखाई पड़ता है? ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताइए क्या परिणाम है? सोसाइटी सोशल जस्टिस तो पढ़ चुके हैं आप। ओल्ड एज, क्या ओल्ड एज? गुड, गुड, बहुत अच्छा भाई। इंडिविजुअलिज्म की ही तो वैल्यू है। जब आप अपने वृद्ध माता पिता को ओल्ड एज होने के बाद उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, कैसी वैल्यू है आपकी? इंडिविजुअलिज्म की वैल्यू है कि नहीं? बढ़िया, गुड। समझ आया बात कि नहीं? ऐसे ही इसी से एसोसिएटेड अगली सोशल वैल्यू है न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। और यहाँ पे स्पेस और टाइम कम है, तो इसलिए मैंने 3 यूज किया। आप 30 और 300 वैल्यूज लिख सकते हैं सोशल वैल्यूज में। जितना कुछ भी सोसाइटी पढ़ा है वो सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। होमोसेक्सुअलिटी वर्सेस हेट्रोसेक्सुअलिटी, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है ऊपर, सोसाइटी और सोशल, तो सब वैल्यूज हैं, आप यहाँ पे इनको कोट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, कुछ पूछना है किसी को? नहीं? सब समझ आया? हम्म नहीं आया है तो बताओ, आया है तो बताओ। मैनेज कैसे करें? कि रुक जाना है?
कि आगे भी तो कुछ होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? आप बताओ क्या सॉल्यूशन होगा? बस एक शब्द में बता दो, हम डिटेल में देखेंगे। गवर्नमेंट एफर्ट। गवर्नमेंट तो एफर्ट करती है, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है, इनकी और आपकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट पे कब डिग्रेड हो जाता है? जब आप अपनी वैल्यू को लेकर क्या हो, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कुछ बोले। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। इंटॉलरेंस, सीधी सीधी बात है, बस एक शब्द इसको डिफाइन करते हैं, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। तो हमारे माननीय राहुल गांधी नहीं बोल पाते, असहिष्णुता। मैं भी हाल में ही मुझे बोलना सीखना चाहिए, है ना? वो तोड़ दो आ के बाद तो फिर निकल जाता है। असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। आप अपनी वैल्यू आप अपनी वैल्यू मानिए। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? यू हैव द रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर द वैल्यूज विच आर डिफरेंट फ्रॉम यू। आप मानते हैं कि जो मेरा मूल्य है यही सर्वोपरि है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपका मूल्य मुझसे डिफरेंट नहीं हो सकता। आप अपना मूल्य रखिए, मैं अपना मूल्य। ये है टॉलरेंस। हाँ, आपका व्यू मुझसे डिफरेंट हो सकता है, ये है टॉलरेंस। जब आप अपने वैल्यूज को लेकर इनटॉलरेंट हो जाए कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, वही अंतिम सत्य है, ये है क्या? इनटॉलरेंस। जब आप जानेंगे यही अंतिम सत्य है और यही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ चीज है, तो आप दूसरे को मानने देंगे अपने से अलग वैल्यू? मानने देंगे? नहीं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है क्या है? ये इनटॉलरेंस। सीधी सीधी बात है, जो मैं कह रहा हूं वही है, वही अंतिम सत्य है। मरोगे तो 72 है वहां पे, यही अंतिम सत्य है। मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, यही अंतिम सत्य है। जब ये वैल्यू आ जाती है आपके, जब इंटॉलरेंस इनकलकेट कर जाता है, तब आप अपने से डिफरेंट किसी व्यक्ति को जीने ही नहीं दे सकते। ये क्लास है, इसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग बैठे हैं, है कि नहीं? एक साथ बैठे हुए हो, बैठे हो कि नहीं? हाँ, सबका फूड का चॉइस अलग होगा, क्लोथिंग का चॉइस अलग होगा, धर्म अलग होगा, धर्म की मान्यताएं अलग होंगी। लेकिन क्या एक दूसरे को मार रहे हो? यहाँ पे मार रहे हो क्या? हो सकता है किसी का एटीट्यूड हो कि भाई जो लड़कियां हैं उनको बुर्के में आना चाहिए, हो सकता है एटीट्यूड। लेकिन क्या वो आदमी किसी दूसरे को मार रहा है क्या? वो उसकी वैल्यू है, लेकिन उसके भीतर इतना टॉलरेंस है कि अपने से डिफरेंट व्यू को वो होने दे रहा है, इंपोज नहीं कर रहा है अपना वो मान्यता। ये है टॉलरेंस। जब आप यूनिवर्सलाइज कर देते हैं कि जो मैं कह रहा हूं यही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ विकल्प है दुनिया के लिए, सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। सारी समस्या यहीं से शुरू होती है जब आप कोडिफाई कर देते हैं हर चीज को, जब आप मुक्त कर देते हैं कि ठीक है, जाओ जो जिसको मानना हो मानो। रामकृष्ण परमहंस ने क्या बोला? जो जिसको मानना हो मानो, सब सही है, अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचोगे। और अगर वो कहते नहीं, जो मैं कह रहा हूं यही सही है, बाकी तलवार लेके मैं काट दूंगा अगर मेरे से डिफरेंट किसी। ये क्या है? इंटॉलरेंस। आईएसआईएस क्या है? उसके भीतर किस चीज की, क्या चीज पेनिट्रेटेड है? इंटॉलरेंस। समझ रहे हैं आप बात? आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आपकी वैल्यू सर्वश्रेष्ठ है, आपकी वैल्यू अच्छी है, तभी तो आप वो हैं। लेकिन आप ये नहीं कहते कि मेरे से अलग डिफरेंट वैल्यू हो ही नहीं सकती। कहते हैं क्या कि जो मैं कहता हूं करता हूं वही सबको करना है? ये नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर क्या है?
टॉलरेंस, आप अपने से डिफरेंट व्यक्ति को टॉलरेट कर लेते हैं। तो लैक ऑफ टॉलरेंस यही वैल्यू डिफरेंस को वैल्यू कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हैं आप बात? वैल्यूज तो डिफरेंट होंगी ही, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसकी, भाई दो व्यक्ति का डीएनए सेम नहीं होता पूरे संसार में, तो वैल्यूज एक जैसी कैसे हो सकती है कि नहीं? एसी के टेम्परेचर को ले लो और सबसे पूछो, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी इसको लेकर। टॉलरेंस नहीं होता तो एक दूसरे के ऊपर भी बजाने लगते लेके लठ, यही जो कुर्सी उर्सी पड़ी है कि नहीं? लेकिन टॉलरेंस है ना, चलो ठीक है यार, हमको 16 चाहिए लेकिन 24 पे है, चलो ठीक है कि नहीं? टॉलरेंस है आपको। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, जब टॉलरेंस नहीं होता है तब ये समस्याएं पढ़ेंगे आप। आपका जो भी सोशलाइजेशन होता है फैमिली, मदर से आपके स्टार्ट हो जाता है। मदर से, फिर स्कूल से, फिर प्रोफेशन से, फिर कल्चर से, फिर सिनेमा से, हर जगह आपको ये बताया जाए भैया आपसे अलग चीजें हो सकती हैं और आप उनको गला काटने पे उतारू नहीं होंगे अगर आपसे अलग है। समझ रहे हैं आप बात? खैर, तो ये सोशल वैल्यूज पता चला। देन पॉलिटिकल वैल्यूज, डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की, लोकतंत्र बनाम राजतंत्र। तो भारत की वैल्यू क्या है? लोकतंत्र, है कि नहीं? थाईलैंड की राजतंत्र, तभी मोनार्की है वहां पे। अब थाईलैंड से कुछ लोगों को एक ही चीज राहुल गांधी याद आते हैं। अरे हमारे माननीय सांसद है भाई वायनाड के, इतना अच्छा काम किया है अमेठी में, उसका सम्मान किया करो। सेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटिव, जो आज के हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिटिकल वैल्यू क्या है? तो लोग उन पे एलिगेशन लगाते, क्या वैल्यू है? सेंट्रलाइजेशन, पावर का केंद्रीकरण, सब कुछ सत्ता अपने पास। एक दिन में डिसाइड हो गया कि गुजरात की पूरी कैबिनेट गई है, एक भी मंत्री दोबारा नहीं आया। सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण नहीं, ये ऐसा एलिगेशन है, हम नहीं कहते, ठीक है ना? दूसरा पार्टिसिपेटिव, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सब लोग भागीदार बनो, सिविल सोसाइटी, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये है दूसरे तरीके के पॉलिटिकल वैल्यू। समझ आई बात कि नहीं? हाँ, वैल्यूज क्या होते हैं और एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज, और वैल्यूज का आगे आप लोग पढ़ेंगे क्या इसमें। क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता हो? नहीं, आगे चले? क्या बात भाई? क्या था, याद करिए, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी। अच्छा, अभी तक जब हमने वैल्यूज की बात करी, हमने इंपॉर्टेंस अटैच किया, लेकिन हमने अभी तक ये कभी नहीं सोचा कि ये राइट है या रॉन्ग है ना। हमने बस इंपॉर्टेंस, हमको अच्छी लगी, हमने इंपॉर्टेंस अटैच किया। हमने राइट और रॉन्ग के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है। समझ रहे हैं आप बात? जब हम वैल्यूज को राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड पे वेट करने लगते हैं, तब एंट्री होती है वहां पे किस चीज की? एथिक्स और मोरालिटी की। पहले एथिक्स देखें। तो कल मैंने बताया था आपको एथिक्स क्या होता है, नीति शास्त्र क्या। याद करिए, क्या बताया था एथिक्स के बारे में? सामने लिखा है, यही बताओगे? हैं? एथिक्स क्या बोलता है आपसे? व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी का आंसर है एथिक्स। क्या होना चाहिए? ये सही है, ये होना चाहिए, गलत है, ये नहीं। बेसिकली एथिक्स क्या है? इट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स
which help you in determining what is right and what is wrong. स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, ये है एथिक्स। क्लियर हुई बात? आपकी वैल्यू जेंडर इक्वालिटी की है, आपने उस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच किया, ठीक है, यहां तक वो आपकी वैल्यू थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई जेंडर इक्वालिटी, व्हाई यू प्रेफर जेंडर इक्वालिटी। इनकी वैल्यू थी ना जेंडर इक्वालिटी, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी। अब अगला क्वेश्चन इनसे बना कि क्यों आपने जेंडर इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस क्यों दिया, या इनसे क्वेश्चन पूछा गया आपने इन्होंने पैट्रियार्की चुना था, इनसे पूछा गया कि आपने पैट्रियार्की को इंपॉर्टेंस क्यों दिया, व्हाई। हाँ, इनको किसी ने बताया होगा कि इनके केस में बताया होगा कि पैट्रियार्की सही है, इट इज राइट, और जेंडर इक्वालिटी इज रॉन्ग। वैसे इनको किसी ने बताया होगा जेंडर इक्वालिटी इज राइट एंड पैट्रियार्की इज रॉन्ग। तो मतलब ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं राइट एंड रॉन्ग के, ये कहीं से आए होंगे, इनका सोर्स एथिक्स के केस में एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल होता है। व्यक्ति के बाहर कोई एंटिटी है जो इसको बताती है ये चीजें सही हैं और ये चीजें गलत है। बात आई समझ कि नहीं? एथिक्स क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हेल्प यू इन डिटरमाइन व्हाट इज राइट रॉन्ग, स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब आपको ये बताता कौन है कि ये चीजें राइट है, ये चीजें रॉन्ग है? एथिक्स के केस में कौन बताता है आपको? आप खुद नहीं, आपसे बाहर कोई बता रहा है। सो द सोर्स ऑफ एथिक्स इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। मतलब आपको कोई बता रहा है कि भैया ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत हैं। दैट मीन्स कि जो एथिकल नॉर्म्स हैं दे आर प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल। अब आपको कौन बताता है कि ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत हैं? बताइए। आपकी माँ सबसे पहले आपने उसने बताया था ना कि बाहर जाके झगड़ा मत करना बेटा, ये गलत बात है कि नहीं? तो उसी ने सेट कर दिया वहीं से स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, किसी से झगड़ा मत करना, किसी की चोरी मत करना, गांव में होगा अपोजिट जेंडर की तरफ मत देखना, ये वैल्यू पैट्रियार्की की बन गई। बात आ रही समझ की नहीं? द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दे आर प्लेस्ड अपॉन यू बाय द सोर्सेस एक्सटर्नल टू यू। वो क्या हो सकता है? वो आपका परिवार हो सकता है, आपका धर्म, सिनेमा, प्रोफेशन। आपका परिवार, आपकी मदर बताती है ना किसी से झगड़ा मत करना, ये सही नहीं है, गलत है ना? तो स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग आपको कहां से मिला? अपनी फैमिली से मिला कि नहीं? देन रिलीजन, धर्म, धर्म आपको बताता है ना भाई सभी प्राणियों को के ऊपर दया भाव रखो, ये सही है, किसी को कष्ट मत दो, ये गलत है। तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग ही तो बता रहा है कि नहीं? क्लियर हुई बात? सिनेमा तो आजकल तो वैसे बहुत बढ़िया है सिनेमा, लेकिन जो पहले का सिनेमा था वो आपको बताता था ये सही है, ये गलत है कि नहीं? आज की सिनेमा की बात मैं नहीं कर रहा, है ना? 50s 60s 70s और टिल 80s, वो आपको अच्छी चीजों के बारे में बताता था ये राइट है, और खराब चीजों के बारे में जो सच में है उनके बताता था कि ये गलत है।
21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी 5-6 साल सिनेमा अच्छा चला, 2005-6 तक। फिर उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट, और आज तो उसका बहुत ही विभत्स चेहरा आपके सामने। देखिए, आपकी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये बिल्कुल अलग अलग हो सकता है कि नहीं? हाँ, जो आपसे बताया गया कि ये राइट है, हो सकता है वो राइट ना हो, है कि नहीं? हो सकता है ऐसा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपकी फैमिली ने बताया था अपोजिट जेंडर की तरफ मत देखना, पता था ये सही होता है, लेकिन फिर आपने किताब में पढ़ा, नहीं यार ऐसा नहीं, तो गलत बात है। तो राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स अलग अलग एंटिटीज से आते हैं, अलग अलग समय पे अपनी आपकी लाइफ में। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो आपको आपकी फैमिली भी बताती है, स्कूल भी बताता है, रिलीजन भी बताता है, सिनेमा भी बताता है, और जब आप प्रोफेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो याद करिए डूज एंड डोंट्स बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है। तो बेसिकली वो क्या बता रहे हैं, वो दिस इज राइट, दिस शुड बी डन बाय यू, और ये आप नहीं कर सकते, इज रॉन्ग, है कि नहीं? क्लियर हुई बात? स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग प्लेस्ड अपॉन यू बाय फैमिली, स्कूल, रिलीजन, सिनेमा, प्रोफेशन। एथिक्स क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कौन बताएगा? क्लियर हुई बात? अब लिख लो इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात कर लें। एक डॉक्टर है, डॉक्टर, इस डॉक्टर को कौन बताएगा कि भाई ये स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग है आपके लिए? इनकी एक ओथ होती है। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं है? क्या बोलते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ है, ऐसे कुछ बोलते हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है इनका, उसमें बताया जाता है कि ये चीजें सही हैं आपको करनी, ये चीजें गलत है नहीं करनी। तो एक क्या चीज बताई जाती है कि आपको अपने पेशेंट का बैकग्राउंड नहीं देखना है, उसका इलाज करना है, भले ही वो आतंकवादी हो, आपके पास आया तो आप उसका इलाज करना, बिकॉज दिस इज राइट। तो डॉक्टर को किसने बताया कि क्या राइट राइट है या रॉन्ग है? उसके प्रोफेशन ने बताया कि नहीं? जहां पे वो काम करता था, जो पेशा था उसका, पेशे ने बताया ये कोड ऑफ कंडक्ट, दिस इज राइट, राइट, ये आपको करना है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना। समझ आई बात? ऐसे ही जो आप लोग बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स का भी एक क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। जब आप बनेंगे तो साइन करेंगे उस पर, चार्ज लेने से पहले। उस कोड ऑफ कंडक्ट में बेसिकली क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज राइट फॉर यू एज ए सिविल सर्वेंट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू एज ए सिविल सर्वेंट। आपके लिए एक सिविल सेवक की भूमिका में क्या सही है जो आपको करना है, क्या गलत है जो आपको नहीं। बेसिकली एथिक्स क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये स्टैंडर्ड्स कहां से आएंगे? फैमिली से आ सकते हैं, स्कूल से आ सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, आपके प्रोफेशन से, आपके रिलीजन से, आपके कल्चर से। क्लियर हुई बात? हाँ, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? लिख लिया है तो लिख लो। इस सब्जेक्ट में पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कारण बोलना बहुत पड़ता है, और सब्जेक्ट में सही रहता है, बस समझाना ज्यादा है ना।
मैं बताया नहीं कि ये गलत है। ये स्कूल में बताया होगा। सौरभ गांगुली से प्रभावित हो। भी बचपन में ये करता था, ये सब कटे रहते थे। क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो? लास्ट ओवर में कोई प्रेशर की सिचुएशन आई है? 15-20 रन बनाने हो? बने हैं? ये दिखाता है कि तुम नहीं बना पाते हो। धोनी को देखा है लास्ट ओवर खेलते हुए? पहले, हाँ भाई, हर चीज की उम्र होती। धोनी से पहले कभी फाइनल जीतती भी थी इंडिया? 19 फाइनल हारे थे लगातार गांगुली कैप्टनसी में, याद है? खैर, ये नोट डाउन हो गया, चले आगे, क्रिकेट नहीं चर्चा कर। तो एक ओवर में 2 रन बनाने हो तब भी धोनी से ना बने। ये हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, एथिक्स ने आपको बता दिया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप एथिक्स को फॉलो करते क्यों हैं? वाई क्वेश्चन आता है, वाई वी फॉलो द एथिक्स। या इसी को दूसरी तरीके से फ्रेम करें, एथिक्स को आपको क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि कुछ उसका इंपॉर्टेंस होगा या कुछ उसके एडवांटेजेस होंगे, है ना? देखिए यही लिखा है, वाई वी फॉलो एथिक्स। एथिक्स हम फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी चीज को क्यों करते हैं? क्योंकि उसका कुछ क्या होता है आपके लिए, इंपॉर्टेंस, या आपका कुछ लाभ होता है एथिक्स फॉलो करने से, है ना? फॉलो करोगे तो लाभ होगा, नहीं फॉलो करोगे तो कुछ हानि होगी, इसीलिए आप फॉलो करते हो। बात आई समझ की नहीं? हाँ, एथिक्स मतलब क्या? राइट एंड रॉन्ग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इस चीज को आप फॉलो क्यों करते हो? क्योंकि करने से कुछ लाभ होती है, नहीं करने से कुछ हानि होती है। क्लियर? देखते हैं करने से क्या लाभ होता है। वाई वी फॉलो एथिक्स? बिकॉज वी हैव सर्टेन एडवांटेजेस। हमको कुछ लाभ मिलेगा अगर हम फॉलो करेंगे। क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? इमेज बिल्डिंग। दूसरे शब्दों में बोले तो समाज में आपकी क्या होगी? स्वीकृति होगी। होगी कि नहीं? हाँ, यू विल हैव एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। एक उदाहरण देता हूं, हमारे समाज में, भारतीय समाज में मदिरापान, है ना, ड्रिंकिंग को बोलते हैं, इसको क्या माना गया है? इसको क्या माना गया है? हाँ, बुराई। एथिक्स क्या है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपका कल्चर, आपकी संस्कृति आपको बताता है ना एथिक्स क्या होता है। आपको बाहर से कोई बताता है कि ये सही है गलत, तो आपका समाज, आपकी संस्कृति आपको बताता है कि मदिरापान गलत है, ठीक है? अब आप जब 15, 17, 17, 18 साल के हुए होंगे तो सोचा होगा एक बार करके देखते हैं, देखते हैं करके क्या होता है। क्यों नहीं किया? अगर किसी ने नहीं किया तो, हाँ, यही हुआ ना कि अगर हम ये करके आएंगे और मोहल्ले में ऐसे झूमते हुए आएंगे तो सब कहेंगे बहुत बेकार आदमी है, हट भगाओ इसको, घर में मत बुलाना कभी, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, इसको मत बुलाना, भरोसे लायक नहीं है व्यक्ति। इसका मतलब अगर समाज ने जिस चीज को बोला है कि नहीं करना है, आपने ये किया, तो आपको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। समाज स्वीकृत करेगा क्या आपको? समाज कहता है कि रेप करना गलत है,
आपने रेप किया, आप रेपिस्ट हैं, 10 साल की सजा काट के भी आ गए, समाज कभी स्वीकृत करेगा आपको? हाँ, नहीं। तो एथिक्स आप फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि आप समाज में क्या चाहते हैं? एक्सेप्टेंस, अपनी स्वीकृति, और रहना आपको समाज में ही है, समाज से बाहर नहीं रहना है। समझ रहे हैं आप बात? तो क्या एडवांटेज है एथिक्स फॉलो करने का? एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। समझे आप बात? हाँ, क्लियर हुआ? तो कुछ एडवांटेज है, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे एथिक्स को, तो क्या होगा? कुछ आपको क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा अगर नहीं फॉलो करेंगे। तो जैसे क्या होगा? फियर ऑफ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेटिंग एथिक्स फोर्सेस अस टू फॉलो इट। हाँ, यही तो अभी उसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया था मैंने, आगे डिस्कस करता। देखो क्या होता है, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने कहा सती प्रथा गलत है। समाज क्या मानता था उस टाइम? सती प्रथा सही है। तो राजा राम मोहन राय को एक्सेप्टेंस मिली क्या? नहीं। लेकिन और मिला क्या उनको? सोशल बायकॉट। हर टाइम जो समाज कहेगा उसी लाइन को आप फॉलो करें, ऐसा एथिकल उनके अकॉर्डिंग तो है, लेकिन रियल में वो एथिकल आता ही समझ। क्लियर? लेकिन अभी हम बाय एंड लार्ज क्या मान के चल रहे हैं? समाज कह रहा है वो एथिकल है, देखेंगे आगे। ठीक है? तो पहली चीज क्या हुई? क्यों फॉलो करते हैं एथिक्स? क्योंकि कुछ एडवांटेज है हमको। एडवांटेज क्या है? हमको एक्सेप्टेंस मिलेगी। और दूसरा कुछ डर है कि अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ दिक्कतें आ जाएंगी मेरे साथ। जैसे पहली दिक्कत क्या आ जाएगी? सोशल बैक। इसको भगाओ, ना इसके कोई बात मत करो। है? याद करो पहले जमाने में क्या होता था, स्वतंत्रता से पहले? ये एक बहुत बढ़िया तरीका था, जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, नाई धोबी बंद। ना नाई उनके बाल काटता था, ना धोबी उनके कपड़े धोता था, ना उनको कोई उस पर बिठाता था, ट्रांसपोर्ट सर्विस, सारी सर्विसेज बंद कर देते थे उसकी। तो करो जाके मुखबरी। सोशल बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि जो समाज ने राइट बना रखा था, आपने उसका वायलेशन किया। तो फियर, ये डर है, अगर नहीं करेंगे जो समाज कह रहा है कि सही है, तो हमको ये झेलना पड़ जाएगा, सोशल बैक। उसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, वो भी आपको बताता है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। किसी संस्था में आप काम करने जाएंगे, बताएगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इज रॉन्ग। किसी भी साथ की फीमेल एम्प्लॉय के साथ आप सेक्सुअल हैरेसमेंट ना करें, ये गलत है। बताया जाता है कि नहीं? डूज एंड डोंट्स। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों फॉलो करते हैं उसको? क्योंकि अगर नहीं फॉलो करेंगे तो डर है आपको। क्या डर? सोशल बॉयकॉट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में सोशल बॉयकॉट नहीं हुआ, कुछ और बॉयकॉट हुआ। फायर्ड, निकाल दिया जाएगा नौकरी से बाहर। है ना? तो क्या है, आपको कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करते। ठीक है? फॉलो करेंगे तो कुछ एडवांटेज होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ आपके ऊपर निगेटिव कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए आप एथिक्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ये इंपॉर्टेंस है एथिक्स का आपकी लाइफ में। क्लियर हुई बात? समझ आया? कोई ऐसा व्यक्ति है तो नहीं समझ में आया हो? नहीं आया हो तो बताओ भाई। राजेंद्र, चलो फिर लिख लो। तुमने लिख लिया? कल की मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था कंटेंट, बस डिस्कस किया।
फिर आज का ये कैसे होगा? मैंने एक अनकॉल्ड एडवाइस दी थी आप लोगों को, पेन एक ही यूज करा करिए, बदला मत करिए, और ये टिर्री वाले पेन मत यूज करा करिए। फिट आ जाता है, 3 घंटे लिखने में प्रॉब्लम होगी, या तो आप मान के चल रहे हो कि मेंस में पहुंचेंगे ही नहीं। अगर पहुंचना है तो थोड़ा सा ऐसा पेन यूज करो जिसपे ग्रिप बनी रहे। ये ले ले, तो ये 1.5 रुपए वाला ये लिखोगे ना 3 घंटे जब वहां पे। हाँ ये सही है, तो वहीं पे ये सब कर देगा नीला नीला तुम्हारी पूरी कॉपी। कई लोग तो लाल नीला काला पीला सब लेके आते हैं, मुझे समझ नहीं आता इतना टाइम कैसे होता है भाई। बॉटल पानी की उठाने का समय नहीं होता है, इंद्रधनुष बनाते हैं, तो 10 ही क्वेश्चन ले पाते होंगे 20 में से। है तो ये समझ आया कि वाई वी फॉलो एथिक्स। हाँ चलें आगे। देखिए क्या था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मॉरल्स। वैल्यूज पढ़ लिया, एथिक्स पढ़ लिया, अब मॉरल्स। एथिक्स और मॉरल्स दोनों एक जैसे हैं, कुछ डिफरेंस भी है। मॉरल्स भी बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग है। जैसे एथिक्स था स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वैसे ही मॉरल्स भी है स्टैंडर्ड ऑफ राइट। डिफरेंस ये है कि एथिक्स के केस में ये राइट एंड रॉन्ग आपको कौन बता रहा था? आपके बाहर एक्सटर्नल सोसाइटी थी, कल्चर था, रिलीजन था, प्रोफेशन थी। मॉरल्स के केस में क्या सही है क्या गलत है आपको कौन बताता है? आप खुद, आपकी कॉन्साइंस, अंतरात्मा, ये सही है ये गलत है। बस इतना सा डिफरेंस। क्लियर हुई बात? हाँ, मॉरल्स के केस में आपका कॉन्साइंस खुद सोचते हो ना यार, करें कि ना करें। हाँ ऐसे ही होता है ना, फिर अंदर से आवाज आती है अच्छा करो, है ना, तभी करते हो, तो वो है मॉरल्स। बहुत बढ़िया, गुड। अभी वही चीज देखेंगे कि व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज, एथिक्स एंड मॉरल्स। मॉरल्स हवा में थोड़ी बन जाएंगे। इंडिविजुअल्स प्रिंसिपल्स विच हेल्प हिम इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट। आप खुद, ठीक है। ये अरे वाह, फिर यही चीज है कि सोर्स ऑफ मॉरल्स क्या होगा? इंटरनल टू एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉन्साइंस, आपकी अंतरात्मा। ठीक है। जैसे वहां पे देखा था एथिक्स ऑफ फॉलो क्यों करते हैं, ऐसे ही वाई वी फॉलो मॉरल्स, हम नैतिकता का पालन क्यों करते हैं।
इसी को दूसरे तरीके से फ्रेम करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल्स आर एडवांटेजेस, ठीक है। तो क्यों फॉलो करते हैं, वाई वी फॉलो मॉरल्स? अब इसमें मत देखो, हाँ, खुद से सोचो। जो आप सोचते हैं, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, अगर आप वो फॉलो करते हैं, अगर आप वही करते हैं, तो कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, और अगर सोचते कुछ है, करते कुछ उल्टा है, तो डिससैटिस्फैक्शन, बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है कि नहीं? अगर आप सोचते हैं कि यार कोई भी व्यक्ति जो पीड़ा में है, मुझसे जो हो सकता है मैं करूं, और आप व्हीकल से जा रहे थे, आपने देखा एक छोटा बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ है सड़क किनारे और वो भूखा है, बहुत तेज चिल्ला रहा है कि खाना खिला दो। आपकी कॉन्साइंस, आपकी अंतरात्मा कहती है कि इसको खाना खिलाना चाहिए, उचित होगा, लेकिन आप चले गए आगे, नहीं खिलाए। रात भर क्या होगा? बेचैनी रहेगी, सोचते रहेंगे उसके बाद। होगा ऐसा कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए हम मॉरल्स को फॉलो करते हैं। अगर हम मॉरल्स को फॉलो करेंगे तो इनर पीस रहेगी, हमको लगेगा हमने हिट किया, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। ठीक है, क्लियर? उसी चीज को है, कुछ एडवांटेज है आपको मॉरल्स फॉलो करने का, क्या? पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, हार्मोनी रहेगी, जो आप सोचते हैं वही करते हैं, हार्मोनियस है, एक फ्लो में। तो आपने सोचा वही आपने किया। उसी चीज को थोड़ा सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ उल्टा उल्टा रहे हैं। हमारी फीलिंग है कि भूखे को खाना मिलना चाहिए और कर उसके उल्टा रहे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? रात भर परेशान रहेंगे, स्वेट आता रहेगा, नींद नहीं आएगी। बिल्कुल, मैं अभी बताऊंगा कि मॉरल्स आपके बनते कैसे हैं, तब आपको ये चीज समझ। अभी इतना समझो
कि अगर मॉरल्स फॉलो नहीं करोगे तो रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैनी रहेगी। आप सबने अपनी लाइफ में इसको कभी ना कभी हुआ होगा, आप सबके साथ नहीं हुआ है? हाँ, आप सोचते होंगे कि ये गलत है और कर वही दिया, तो रात में थोड़ा सा बेचैनी होती, खराब लगता है कि यार नहीं करना चाहिए। होता है कि नहीं? वो क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस। जो आप सोच रहे हैं, जो फीलिंग है, जो एक्शन है, वो डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल। रिग्रेट है इसका मतलब आप जो सोचते हैं कि सही है, उसके गलत आपने किए। समझ रहे हैं आप बात? कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक असंगति। तो इसका फियर आपको अपने मॉरल्स को हिट करवाता है कि नहीं ये चीज करनी है। ठीक है, क्लियर बात? आपका मॉरल ये है कि आखिरी ओवर में 10 रन है तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, यही सही है, और नहीं बना पाए तो देखते हैं रात में जो क्रिकेट खेलता होगा उसको ये होता है, यार सही मारा होता है ऐसे, हैं तो हो जाता खेल अगले मैच में, हैं और फिर अगले में जाते बोल्ड हो जाते हैं पहली गेंद। खैर ये तो नॉन सीरियस बात हुई, लेकिन कभी आप देखिए जो आपको लगता है ये उचित है, जैसे कई लोगों को होता है कि सड़क पे चलते हैं, देखते हैं कोई भीख मांगने वाला है, छोटा बच्चा है, महिला है, और आपको लगता है यार इसकी हेल्प की जानी चाहिए, वो हेल्प ना करे, तो देखिए फिर थोड़ी ही दूर जैसे ही 10 कदम आगे चलेंगे, देखिए पलट जाए क्या एक बार, दे दे जाके कुछ, ये क्या है? रेस्टलेसनेस है, और फिर वो बेचैन करती रहती है वो चीज़ आपको, है ना? ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्योंकि आपका मानना है कि वंचित वर्ग की सहायता होनी चाहिए, मुझे सहायता करनी है, और आप करते नहीं है वैसा, तो बेचैन हो जाते हैं। ठीक है बात? हाँ तब भी, हाँ तब भी बेचैनी होगी, बेचैनी होगी। वो आप एक्सक्यूज बनाते हैं, तो आप एफर्ट करेंगे उसके लिए। हाँ वो सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कुछ हेल्प नहीं कर सकते हो आप, हैं? सुबह से शाम तक बहुत कुछ खा जाते होंगे, उसी में से कुछ दे दीजिए। हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखिए बहुत लोगों ने, आपने देखा होगा जब उनकी फर्स्ट सैलरी आती है, तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को ये करते हुए कि वो सड़क से कुछ बच्चों को पकड़ ले जाते हैं अपने साथ, और किसी मैकडी या इनमें जाके सबको खिलाते हैं। अरे एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है, उदाहरण, 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 है ना? तो मैकडी में केएफसी में खिला दो भाई, है? इन करते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी मॉरल्स को हिट करना चाहते हैं। मैकडी में भी मिलता है, ऐसा थोड़ी है भाई। हम लोगों के कॉलेज टाइम में कितना 25-25 रुपए का वो मिलता था आलू टिक्की वाला बर्गर, है ना? तो कर सकते थे, अफोर्डेबल था। खैर बात समझ आ रही है नहीं? अपने मॉरल्स को हिट करना है आपको। हाँ बिल्कुल, टू फील, टू थिंक, टू फील, टू एक्ट इन सिंक्रोनस वे, इन हार्मोनियस वे, ये आपका एटीट्यूड है। चलो फिर कल देखते हैं जो अभी बहुत चर्चा हो रही थी जिसपे, इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी। ये अलग नहीं है एक दूसरे से सारा कुछ लिंक्ड।